हेलो दोस्तों, स्टोरी अनबॉक्सिंग पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक और मज़ेदार कहानी। कहानी उस सुलझे सुलझे रिश्ते की जो शायद दुनिया का सबसे निराला रिश्ता है। तो इंतज़ार कैसा? चलिए कहानी को अनबॉक्स करते हैं। जस्टिस वेनाजा वाइडअप अपने दफ्तर में दरवाजे के सामने बैठे सिगरेट पी रहे थे। सामने कम्बरलैंड की पहाड़ियां दोपहर के कोहरे में नीली और भूरी दिखाई दे रही थी। एक चितकबरी मुर्गी बस्ती की मेन सड़क पर यूं ही चू चू करती हुई अकड़ कर चल रही थी। तभी सड़क पर किसी गाड़ी के चरमराते पहिए की आवाज सुनाई दी। फिर धूल का हल्का सा बादल आया और उसके पीछे रेंसी विल्ब्रो और उसकी पत्नी को लिए हुए एक बैलगाड़ी आई। वो गाड़ी जस्टिस वेनाजा के दफ्तर के दरवाजे पर आकर रुकी और उसमें से वे दोनों उतरे। रेंसी करीब 6 फुट लंबा, पीले भूरे रंग का दुबला पतला आदमी था, जिसके बाल सुनहरे थे। उसकी पत्नी सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थी, जिस पर जहां तहां नस्वार के दाग नजर आ रहे थे। वो कुछ थकी हुई सी, अपनी अनजान इच्छाओं के भार से दबी हुई सी लगती थी। आगंतुकों को देखकर अपने पद की मर्यादा की रक्षा करने के लिए जस्टिस महोदय ने जूते पहन लिए और उन्हें अंदर आने को कहा। हम दोनों तलाक चाहते हैं, महिला ने कहा। फिर उसने अपने पति रेंसी की ओर देखा, मानो पूछ रही हो कि उसकी बात में कहीं कोई कमी, फर्क, दुराव या पक्षपात तो नहीं है। रेंसी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, तलाक। अब हम दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। जब एक आदमी और एक औरत एक दूसरे का ध्यान रखते हो तो इन पहाड़ों में जिंदगी काफी सुहानी लगती है। पर जब कोई औरत जंगली बिल्ली की तरह गुर्राती हो, रात दिन चिक चिक करती हो, तो उसके साथ रहना आदमी के वश की बात नहीं। औरत ने इस बात पर जरा सी भी नाराजी ना दिखाते हुए कहा, जब आदमी बेकार का कीड़ा हो, दारू बनाने वाले निकम्मों के साथ घूमता हो, शराब पीकर पड़ा रहता हो और भूखे शिकारी कुत्तों को पालकर उनके गिरोह से लोगों को तंग करता हो, तो तुरंत रेंसी की ओर से जवाब आया, जब वो बात बात पर देगचिया फेंकती हो और उबलता पानी कम्बरलैंड के बढ़िया कुत्तों पर डाल देती हो, जब आदमी के खाने लायक खाना भी नहीं पका सकती हो और उसे बिना किसी कसूर के इल्जाम लगाकर रात रात भर सोने नहीं देती हो, जब वो पैसे मांगने वालों से हमेशा झगड़ा करता हो और सारे पहाड़ी इलाके में नालायक आदमी होने की बदनामी कमा कर चुका हो, वो रात को चैन से कैसे सो सकता है। जज साहब अपने को करने को तैयार हो गए। उन्होंने एक कुर्सी और एक स्टूल प्रार्थियों के बैठने के लिए दी। उन्होंने कानून की किताब टेबल पर रखी और उसकी छानबीन करने लगे। उन्होंने चश्मे को पोंछा और स्याही की दवात को दूर हटाया। फिर वे कहने लगे, जहां तक इस कोर्ट के अधिकारों का संबंध है, कानून की धाराएं तलाक जैसे विषयों पर चुप है, लेकिन बराबरी, जुड़ाव और आपसी समझ जिस रिश्ते में ना हो वो कोई अच्छी बात नहीं है। अगर एक अधिकारी दो लोगों को विवाह बंधन में बांध सकता है, तो वो उन्हें तलाक दिलवाने का भी हक रखता है। ये न्यायालय तलाक का आदेश देगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे मंजूर करने के निर्णय का पालन करेगा। इसके बाद कुछ रुककर जज साहब बोले, इस न्यायालय में तलाक लेने की फीस $5 है। रेंसी विल्ब्रो ने अपनी जेब से एक तंबाकू की थैली निकाली। उसमें से $5 का एक नोट निकालकर टेबल पर रख दिया। उसने कहा, इसके लिए मैंने लोमड़ी के फर और हिरन की खाल बेची है। यही मेरी सारी पूंजी है। जज साहब ने इंसानियत का ढोंग करते हुए वो नोट अपने कोट की जेब में ठूंस लिया। इसके बाद एक लंबे कागज के आधे भाग में उन्होंने बहुत शारीरिक और मानसिक मेहनत के बाद आदेश लिखा और बाकी के आधे भाग पर उसकी नकल लिखी। फिर रेंसी विल्ब्रो और उसकी पत्नी ने उस तलाकनामे का बयान सुना, जो उन्हें एक दूसरे से मुक्त करने वाला था। हर थास और आम को इत्तला की जाती है कि रेंसी विल्ब्रो और उनकी पत्नी अरीला विल्ब्रो आज की तारीख को मेरे सामने हाजिर हुए।
और अपने ठीक होशोवास में प्रतिज्ञा की कि आज से वे एक दूसरे को ना प्यार करेंगे, ना इज्जत देंगे, ना भले के लिए ना बुरे के लिए, एक दूसरे का कहना नहीं मानेंगे और राज्य की शांति और महत्ता के लिए तलाक के आदेश का पालन करेंगे। इसमें चूक नहीं होगी। भगवान उनकी मदद करे। टेनेसी राज्य के अंतर्गत पीडमोंट गांव का जस्टिस ऑफ द पीस वेनाजा वाइडअप जज साहब ये इकरारनामा रिंसी के हाथ में देने ही वाले थे कि अचानक अरीला की आवाज ने उन्हें इस काम से रोक दिया। दोनों आदमी उसकी ओर देखने लगे। दोनों मर्दों को एक औरत की अचानक और आकस्मिक बात का सामना करना पड़ा। जज साहब, इस आदमी को अभी से ये कागज मत देना, अभी सब कुछ तय नहीं हो पाया है। अपनी बीवी के पास एक कौड़ी भी ना छोड़कर तलाक दे देने का ये कौन सा तरीका है? मैं तलाक के बाद हॉबेक पहाड़ी पर अपने भाई के घर जाने का सोच रही हूँ। मुझे एक जोड़ी जूते, नस्वार और कुछ दूसरी चीजें भी चाहिए। अगर रेंसी तलाक देने की ताकत रखता है तो उसे मेरे भरण पोषण के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। रेंसी विल्ब्रो पत्नी की बात सुनकर हक्का बक्का सा रह गया। भरण पोषण की बात की तो उनके बीच कभी चर्चा भी नहीं हुई थी। औरतें हमेशा अचानक से अजीब और घबरा देने वाले मसले खड़े कर देती हैं। जज को लगा कि औरत की आपत्ति वाजिब और कानूनन काबिले गौर थी। हालांकि राज्य के नियम भरण पोषण की रकम पर चुप है, लेकिन उन्हें दिख रहा था कि औरत के पैर नंगे थे और हॉबेक पहाड़ी की पगडंडी ढलाऊ और पथरीली थी। उन्होंने अधिकारपूर्ण आवाज में कहा, अरीला विल्ब्रो, तुम भरण पोषण के लिए इस मामले में कितना रुपया वाजिब और काफी समझती हो? अरीला बोली, मेरे जूतों और दूसरी चीजों के लिए कम से कम $5 तो चाहिए ही। ये कोई बड़ी रकम नहीं है। इतने पैसों में मैं अपने भाई के घर पहुंच जाऊंगी। जज सहमत होते हुए बोले, रकम नाजायज तो नहीं है। रेंसी विल्ब्रो, तलाक स्वीकार करने से पहले प्रार्थना को $5 देने के लिए तुम्हें न्यायालय आदेश देता है। एक भारी सांस छोड़ते हुए रेंसी बोला, मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। जो कुछ थे मैंने दे दिए। अपने चश्मे के ऊपर से रेंसी के ऊपर कठोर नजर डालते हुए जज साहब बोले, ये रकम तुम्हें देनी होगी, वरना तुम पर न्यायालय के आदेश का पालन न करने का अभियोग लगाया जाएगा। रेंसी कुछ ढीला पड़ते हुए बोला, अगर आप मुझे कल तक का समय दें तो मैं किसी से मांग कर या छीन कर इतना पैसा ला सकता हूँ। मैं सच कहता हूँ, मुझे ये रकम देने का पता तक नहीं था। जज साहब बोले, ठीक है, फिर कल तक के लिए मामला मुलतवी किया जाता है। कल तुम यहाँ आकर पहले न्यायालय के आदेश का पालन करोगे, फिर तलाक का आदेश जारी किया जाएगा। इसके बाद जज साहब फिर से दरवाजे के सामने जाकर बैठ गए और अपने जूतों के फीते ढीले करने लगे। रेंसी ने तय किया, हमें यही जीवा चाचा के यहाँ रात बितानी चाहिए। गाड़ी के एक ओर से वो चढ़ा और दूसरी ओर से अरीला। बैलगाड़ी धीरे धीरे रास्ते पर सरकने लगी। उनके जाते ही जस्टिस ऑफ द पीस वेनाजा वाइडअप वापस अपना सिगार पीने लगे। दोपहर बाद उनका साप्ताहिक अखबार आ गया और वे उसे शाम होने तक, जब तक कि अक्षर धुंधले ना दिखाई पड़ने लगे, पढ़ते रहे। फिर उन्होंने मोमबत्ती जलाकर टेबल पर रख ली और चांद उगने तक पढ़ते रहे ताकि डिनर करने का समय हो जाए। वे चिनार के पेड़ों की कतार के पास वाली ढलान पर 1-2 कमरों वाले लकड़ी के मकान में रहते थे। खाने का वक्त हो गया तो वे घर की ओर चल दिए और लॉरेल की झाड़ियों के पास से गुजरे। अचानक झाड़ियों में से एक आदमी की काली परछाई निकली और उनके सीने पर बंदूक तानकर खड़ी हो गई। उसके माथे का टोप नीचे झुका हुआ था और उसने अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था। उस मूर्ति ने कहा, चुपचाप जो भी कुछ जेब में है मेरे हवाले करो, वरना घोड़ा दबा दूंगा। घबराए हुए जज साहब ने कोट की जेब में ठुंसा हुआ नोट निकालकर काली परछाई की ओर बढ़ाते हुए कहा, मेरे पास तो ये $5 ही हैं। मूर्ति ने हुक्म दिया,
इन्हें समेटकर बंदूक की नली में खोस दो, जल्दी। कांपती उंगलियों से मजिस्ट्रेट ने नोट को गोल गोल मोड़ा और बंदूक की नली में खोस दिया। अब सीधे अपने घर जाओ, साया बोला। जज साहब बीच में कहीं नहीं रुके और ना ही उन्होंने मुड़कर देखा। दूसरे दिन वही बैलगाड़ी न्यायालय के सामने फिर आकर रुकी। इस बार जज साहब जूते पहने हुए थे, क्योंकि वे फरियादियों के आने की राह देख रहे थे। रेंसी विल्ब्रो ने जज की मौजूदगी में $5 का नोट पत्नी के हाथ में रख दिया। जज साहब की नजरों ने गौर से नोट को देखा। उन्हें नोट कुछ ऐसा लगा जैसे उसे बंदूक की नली में खोसने के लिए मोड़ा गया हो, बल्कि यूं लगा कि खोसा ही गया हो। फिर उन्होंने मन को समझाया कि दूसरे नोट भी इसी तरह मोड़े जा सकते हैं। उन्होंने दोनों को तलाक के ऑर्डर सौंप दिए। दोनों कुछ देर अपनी आजादी के परवानों को हाथों से मोड़ते हुए अजीब सी खामोशी से खड़े रहे। फिर महिला ने विवश दृष्टि से लजाते हुए रेंसी की ओर देखा। वो बोली, मेरे ख्याल से तुम इस बैलगाड़ी से वापस घर ही जाओगे। किचन में ताक के ऊपर डिब्बे में रोटी रखी है। वहीं नीचे भुनी हुई मछली तपेली से ढकी रखी है, ताकि कुत्ते उसे ना पा सके। और हाँ, रात में घड़ी में चाबी देना ना भूलना। रेंसी ने लापरवाही दिखाते हुए कहा, तुम तो अपने भाई के घर जा रही हो ना? हाँ, उम्मीद है रात होने से पहले पहुंच जाऊंगी। मैं जानती हूँ मुझे देखकर वो लोग खुश नहीं होंगे, पर मैं और जाऊं भी तो कहा, मेरे लिए दूसरी कोई जगह भी तो नहीं है। खैर, रास्ता बड़ा खराब है, मुझे अब चल देना चाहिए। रेंसी, अगर अब तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हें अलविदा कह दूं। रेंसी ने लुटे हुए से स्वर में कहा, मैंने तो आज तक ऐसा कोई घटिया इंसान नहीं देखा जो जाने वाले को अलविदा ना कहे। पर अगर कोई बिना सुने ही जाना चाहता हो तो क्या किया जा सकता है? अरीला चुप खड़ी रही। उसने तलाक का कागज और $5 का नोट अपने ब्लाउज में खोस लिए। फिर बोली, रेंसी, आज रात को कमरे में तुम्हें अकेलापन तो महसूस होगा। रेंसी विल्ब्रो सामने पहाड़ी की ओर देखता रहा। उसने अरीला की ओर नहीं देखा। वो बोला, मैं मानता हूँ वहां बड़ा सूना सूना सा होगा, पर जब लोग पागल हो जाए और तलाक लेने पर उतारू हो जाए, तो उन्हें कौन रोक सकता है? लकड़ी के स्टूल की ओर देखती हुई अरीला बोली, जब लोग अपने घर में रहने ही नहीं देना चाहें, तो तलाक लेने के अलावा चारा ही क्या होता है? किसने रहने से मना किया? तो किसी ने रहने के लिए कहा भी नहीं। मेरे विचार से मुझे अब चल देना चाहिए। कोई उस पुरानी घड़ी में चाबी नहीं लगाएगा। तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में चलकर उस घड़ी में चाबी लगाऊं? पहाड़ी आदमी अपनी बेचैनी छिपाने की कोशिश कर रहा था, पर उसने अपना बड़ा सा हाथ आगे बढ़ाकर अरीला के पतले गोरे हाथ को पकड़ लिया। महिला की पवित्र आत्मा की आभा उसके सूने चेहरे पर चमक उठी। रेंसी बोला, वे शिकारी कुत्ते अब कभी तुम्हें तंग नहीं करेंगे। मुझे एहसास हो रहा है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा था। अरीला, उस घड़ी में चाबी तुम ही लगा सकती हो। अरीला फुसफुसाते हुए बोली, रेंसी, उस कमरे में तुम्हारे साथ मेरे दिल की धड़कन गूंजती है। अब मैं कभी पागलपन नहीं करूंगी। अब हमें चलना चाहिए, रेंसी, ताकि सूरज डूबने से पहले घर पहुंच जाए। जज की मौजूदगी से बेख पर वे दोनों जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़े, जज ने उन्हें बीच में रोक दिया। वे बोले, टेनेसी राज्य की सरकार के नाम पर मैं तुम्हें कानून और न्याय का उल्लंघन करने से रोकता हूँ। ये न्यायालय दो प्रेमी दिलों के गलतफहमी और गुस्से के बादल हटते देख बहुत खुश और राजी है, लेकिन न्यायालय को राज्य की नैतिकता और महत्ता की रक्षा का पालन करना पड़ता है। ये न्यायालय तुम्हें इस बात की याद दिलाता है कि तुम दोनों अब पति पत्नी नहीं हो, बल्कि नियमानुसार तलाक ले चुके हो। इसलिए तुम दोनों को विवाहित जोड़े की सुविधाएं और फायदे नहीं मिल सकते,
अरीना ने रिंसी की बाह कसकर पकड़ ली और बोली, क्या इन शब्दों का मतलब ये है कि मैं उसे उस समय खो दूं जब हम जिंदगी का सबक अभी अभी सीखे हैं? लेकिन जज साहब अपनी रॉ में कहते रहे, लेकिन न्यायालय तलाक से बने बंधन हटाने के लिए भी तैयार है। शादी की पवित्र रस्म अदा करने के लिए और अपनी इच्छानुसार विवाहित जीवन में सहयोग करने लिए न्यायालय तैयार है। लेकिन ये कार्यवाही पूरी करने की फीस $5 होगी। अरीना ने जज साहब के शब्दों से निकल रहे मतलब को समझ लिया। जल्दी से उसका हाथ अपनी छाती की ओर गया और किसी आजाद पंछी की तरह $5 का वो नोट जज की टेबल पर उड़कर आया। अरीना के गोरे गाल लाल हो उठे और वो रिंसी के हाथों में हाथ डाली, उन्हें फिर से शादी के बंधन में बांधने वाले शब्दों को सुनती रही। रिंसी उसे बाहर तक लाया और वे दोनों साथ साथ गाड़ी में बैठे। बैलगाड़ी एक बार फिर घूमी और पहाड़ों की ओर चल पड़ी। जज साहब फिर दरवाजे के सामने आ बैठे और उन्होंने अपने जूते खोले। एक बार फिर उन्होंने कोट की जेब में पड़े उस नोट को सहलाया। एक बार फिर उन्होंने अपना सिगार सुलगाया। एक बार फिर वो चितकबरी मुर्गी सड़क पर चू चू करती हुई अकड़ती हुई चल पड़ी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आपको हमारे चैनल की और बहुत सारी ऐसी ही रोचक कहानियां सुननी है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अगली कहानी में मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।